वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे न्यू मॉडल पेपर के बारे में, जो कि प्राचीन इतिहास का होगा, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक पेपर आपका, जैसे दो पेपर होते हैं प्राचीन इतिहास के, एक होता है AAC 201 और एक 202 होता है AAC। ठीक है, तो AAC जो 201 होता है, यानी कि पेपर नंबर 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी विश्वविद्यालय जैसे राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी के जो माइनर पेपर होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी होने वाली है। तो अगर आप BA थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, BA थर्ड सेमेस्टर के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। और AAC 201 का ये पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो नवीनतम मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए हम तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 40 क्वेश्चंस आपके आने हैं। अब देखते हैं, या हो सकता है आपकी बार कुछ नया पैटर्न देखने को मिले, देखा जाएगा जैसा भी होगा। हालांकि 40 क्वेश्चंस पहले आपके MCQs पूछे जाते थे। अब देखो कैसा पैटर्न करते, हो सकता है 50 कर दें या 75 कर दें, जो भी करेंगे आप देखिएगा। बाकी हम लगभग आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 100 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फिर से एक बार बता दूं, BA थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का ये पेपर 1 है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालयों के लिए। बाकी अगर बात करें तो अधिकतर विश्वविद्यालय, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं, इसीलिए मैंने इसको जो है अलग तरीके से थोड़ा बनाने का प्रयास किया, ताकि जो है 2 पेपर में मैंने कैटेगराइज किया, एक AAC 201 और AAC 202। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला है प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या अवधी भाषा? सिलेबस आपका क्या, आप सभी लोग जानते हैं। सिलेबस आपका सभी लोगों को पता ही होगा कि भाई आपको उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है 647 ईस्वी से शुरू करके। और जो AAC है उसमें आपको राजपूत काल तक पढ़ना है, और उसके बाद में फिर पाल डायनेस्टी से लेकर के आप 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, पेपर नंबर 2 में, AAC 202 में। लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में जो है सिलेबस वही है, लेकिन पूरे के, यानी 647 से लेकर के और सीधे आप चले जाइए 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है, आपको पूरा का पूरा एक ही पेपर में पढ़ना है। जैसे राम मनोहर लोहिया का जो माइनर पेपर होगा उसमें ये पूरा पूछा जाएगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो माइनर होगा यही पूछा जाएगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे जो शुरुआती इकाइयाँ हैं उनमें पेपर 1 बना दिया गया, जैसे कि आपको सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत और अभिलेख वगैरह, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति रही है, सिंध राजशाही और कश्मीर राजवंश और यशोवर्मन कन्नौज का जो था उसके बारे में, और गुर्जर प्रतिहार वंश से लेकर के मिहिर भोज तक आपको पढ़ना होता है। उसके बाद में अगला जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको पाल वंश, सेन वंश, सोलंकी वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, ये सब आपको, चंदेल, चौहान राजवंश, ये सब, गढ़वाल वंश, कलचुरी वंश, ये सब आपको जानना है। और मुस्लिम आक्रमण के आगमन पर भारत की जो राजनीतिक स्थिति रही है उसके बारे में। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? फटाफट से आप बताएंगे। तो आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध किस भाषा में देंगे भाई। बिल्कुल, गौतम बुद्ध जो होंगे वो बिल्कुल किस भाषा में देंगे? बहुत बढ़िया, पाली भाषा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है पाली भाषा। चूंकि आप देखेंगे सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? उसके बाद में पाली। पाली से उसके बाद में कौन सी भाषा बनी? प्रकृत। प्रकृत से कौन सी बनी? अपभ्रंश। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से भाषाओं का सिलसिला आगे बढ़ा। तो पाली भाषा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, यानी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। पाली भाषा जन सामान्य की भाषा थी उस समय, जब संस्कृत एक प्रकार से एक विशेष वर्ग की भाषा बन करके रह गई, और जो पाली भाषा थी वो व्यवहारिक भाषा बनती चली गई। तो व्यवहारिक भाषा में उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। फिर उसके बाद में पाली भाषा एक विशेष वर्ग की भाषा बन करके रह जाती है और प्राकृत भाषा आती है। फिर प्राकृत भाषा फिर एक विशेष वर्ग बन करके रह जाती है, और फिर आती है आपकी अपभ्रंश भाषा। फिर अपभ्रंश एक विशेष वर्ग के लिए हो जाती है, और उसके बाद में आती है अवहट्ट। अवहट्ट एक जन सामान्य की बोली, जैसे जो आम घास की बोली होती है, गवई भाषा होती है, वो सब हो जाती है अवहट्ट। फिर वहीं से हिंदी का विकास होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। और कल्हड़ की बात की जाए तो कल्हड़ जो है ये राज तरंगड़ी लिखते हैं रचना, और कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलती है। लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? बताएं।
बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख का जो है उत्कीर्ण किसने करवाया था? हेलियोडोरस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न भी लगातार परीक्षा में आता है, याद कर लीजिएगा। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो कि पिछले वर्ष या लगातार पूछे जाने वाले हैं और अब की बार परीक्षा में आने वाले हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कौन गाथा सप्तशती का लेखक था? बताएं। हाल हाल मतलब शालिवाहन या हाल, ठीक है, नागार्जुन, अश्वघोष या भारबी, ठीक है, बताएं। तो हर्षचरित लिखा है किसने? अश्वघोष ने हर्षचरित लिखा है। गाथा सप्तशती की बात करें तो इसको लिखा है हाल या शालिवाहन ने। हाल या इन्हीं का नाम है क्या? शालिवाहन। तो शालिवाहन अगर मिलता है और हाल मिलता है तो दोनों मतलब एक ही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो शालिवाहन की अगर बात करें, शालिवाहन या फिर एक प्रकार से साल मतलब हाल, इन्हीं का रचना है गाथा सप्तशती। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? देखिए महाभाष्य पतंजलि की रचना है, तो आप सभी को पता होगा ये व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है। और चंद्र व्याकरण तो व्याकरण है ये है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की एक इतिहास ग्रंथ है और यात्रा मतलब एक यात्री था मेगास्थनीज जो कि भारत में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। और उसने लिखा था इंडिका पुस्तक, भारत के बारे में जानकारी देती है ये। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। जो इंडिका पुस्तक है ये व्याकरण ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले या सर्वप्रथम भारत में क्या किया था? भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? कणाद महोदय ने, गौतम ऋषि या बौधायन या पाराशर या भास्कर, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? कणाद ऋषि ने करा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। देखिए रामायण के रचनाकार मतलब रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। प्रश्न कई बार पूछा गया तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे। रामायण की रचयिता वाल्मीकि ने करी है, संस्कृत वाले। बाकी श्री रामचरितमानस की रचयिता किसने करी है? तुलसीदास जी ने करी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है यानी चाणक्य है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी प्रश्न लगातार परीक्षा में आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? बिल्कुल महर्षि वेदव्यास जी हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है, ये बात ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। अश्वघोष नहीं है, अश्वघोष वो नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। उन्होंने क्या लिखा है? अश्वघोष ने क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा है शायद, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। या बाणभट्ट ने लिखा है? इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है शायद अश्वघोष ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? बताएं। विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक या अंगुत्तर निकाय, ये सब ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब बताएं आचरण के नियमों का संग्रह आपको किस में मिलता है बौद्ध धर्म में? तो विनय पिटक जो है इसमें मिलता है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक के त्रिपिटक के भाग हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो विनय पिटक में आचरण के नियमों के बारे में बताया गया है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है एक पुस्तक। अगला प्रश्न, जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं या संबंधित हैं? तो जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फटाफट से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने फर्जी प्रश्नों को नहीं रखा है, उन्हीं प्रश्नों को रखा जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। रट डालिएगा इन प्रश्नों को और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रामायण का लेखक कौन है? रामायण के लेखक है महर्षि कौन? वाल्मीकि जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए कंबन ने भी रामायण लिखा है लेकिन कंबन का रामायण दूसरा है। तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखा लेकिन रामचरितमानस नाम से लिखा है। व्यास जी ने महाभारत लिखा, तो ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। कंबन दक्षिण भारत के लेखक हैं, रामायण उन्होंने लिखा, कंबन रामायण बड़ा फेमस रामायण वो भी है, क्लियर, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन रामायण के रचयिता अगर पूछेगा तो आप केवल और केवल वाल्मीकि लगाएंगे, ना तो तुलसीदास लगाएंगे ना ही कंबन लगाएंगे, ठीक है। महाभारत के रचयिता पूछेगा तो आप व्यास जी लगाओगे, ठीक है, कि व्यास जी ने करा है। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, मैंने आपको बताया, सॉरी वसुमित्र नहीं, अश्वघोष है, ठीक है, अश्वघोष, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने वहां पर बोल दिया था, देखिए जो बुद्ध चरित्र है उसके लेखक है अश्वघोष और जो हर्षचरित रचना है उसके लेखक है बाणभट्ट, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा है? मैंने आपको बताया होगा, तो बाणभट्ट ने लिखा है किसको? जो हर्षचरित है उसको लिखा है बाणभट्ट ने। बुद्ध चरित्र को लिखा है किसने? अश्वघोष ने, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा ये बताएं, नीति सार की रचना किसने करी थी? 2019, 22, 23, 24 सभी में प्रश्न पूछा गया। नीति सार की रचना,
नीतिसार की रचना लिखी करी है कामंदक ने। किसने करी है? कामंदक ने नीतिसार रचना लिखी है। ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा बताएं, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, ये बात ध्यान रखेंगे। और धर्मशास्त्र का इतिहास किसने लिखा? पीबी काणे ने लिखा उसको। प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है? महाकवि भास है। मालती माधव किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। वेदांग कितने होते हैं भैया? वेदांग 6 होते हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध के गुरु या प्रथम गुरु कौन थे, तो आप बताओगे आलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैंने सोचा आपको बीच में बता दिया जाए। तो ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है भाई? देखें, देखिए 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यजुर्वेद, फिर उसके बाद में आपका आता है यजुर्वेद के बाद में आता है सामवेद, और सामवेद के बाद में आता है आपका जो है अथर्ववेद। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर, 4 वेद है। और आप देखेंगे ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। धनुर्वेद नहीं होता है। आयुर्वेद भी मतलब है आयुर्वेद, लेकिन वो 4 वेदों में शामिल नहीं है, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। अगला क्वेश्चन से अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास में कुल साक्ष्य कितने हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य की बात की जाए तो 3 साक्ष्य हैं। कौन कौन से 3 साक्ष्य? एक होता है आपका साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत, एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है आपका अभिलेखिक स्रोत, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी सॉरी, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत, उसी में अभिलेख वगैरह सब आ जाते हैं, और एक आपका होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो 3 तरीके के स्रोत होते हैं जो कि हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगास्थनीज। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत बताएं। भारतीय इतिहास का ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत, तो ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बताइएगा सभी लोग। अर्थशास्त्र के लेखक है महर्षि मतलब कि वो कौटिल्य। और कौटिल्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त इनका नाम है। चाणक्य भी इन्हीं को कहते हैं, कौटिल्य जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम की रचना किसने करी? मृच्छकटिकम की रचना किसने करी है? बिल्कुल शूद्रक ने करी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, रट डालिएगा इसको। अगला प्रश्न तो एकदम से 100% आने वाला आपकी बार। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बताएंगे फटाफट से। विक्रमांक देवचरित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्हड़। बिल्हड़ करेक्ट आंसर होगा आपका। बिल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक देवचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है? देखिए, महावंश, मिलिंद पहोर, दीपवंश, ये सब रचना जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है, और ये जो है आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। किसने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है, ये कहा था पीटरिम सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आगम कहे जाते हैं। आगम जो है वो क्या कहे जाते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे और मैं आपको विस्तार से बताता रहूँगा। तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक उस समय कौन था? दाहिर था, ठीक है। दाहिर को पराजित किया था किसने? तो वो था आपका मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो था वही था। 712 ईस्वी में सिंध पर राजन शासन कर रहा था दाहिर, और उसके बाद में आक्रमण करता है ये मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग की इस कर से पूर्णता मुक्त रखा था? किस, देखिए बौद्धों पर भी कर था, निम्न जातियों पर भी था, ब्राह्मणों पर तो खूब झुकुआ कर था। बस केवल किस पर कर नहीं लगाया था? मुसलमानों पर उसने कर नहीं लगाया था जजिया कर, बाकी सभी पर लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए है, मुसलमानों को केवल छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है
ललितादित्य मुक्तापीठ शासक था कहाँ का? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। ललितादित्य मुक्तापीठ जो शासक था वो कश्मीर का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, तुर्क या अरब? तो अरब या अरबों ने, मतलब कि अरबों ने करा था आक्रमण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? फटाफट से आप बताएंगे। क्योंकि 712 में अरब यात्री, मतलब अरब लोग ही ने आक्रमण किया था। दाहिर जो था मतलब कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब यात्री, मतलब अरब अरब का ही था। तो बताएं, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्र बरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? चंदेल राजपूतों ने करवाया था। चंदेल शासक जो थे उन्होंने करवाया था। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कब करवाया था? 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में जो है इन मंदिरों का निर्माण हुआ खजुराहो के। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताएं। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसको बनवाया था विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। 1440 से लेकर के 1448 के बीच में ये जो है बनाया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन अभिलेख में और बांसखेड़ा अभिलेख, दोनों अभिलेखों में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी की मंदिर किस शैली से निर्मित है? बताएं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली होती है। और बेसर शैली जो है वो मिक्सचर शैली होती है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों मिला करके होता है। अच्छा, ये बताओ, अभी हाल फिलहाल में जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो किस शैली में बनाया जाएगा? तो वो नागर शैली में बन रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? बताएं। प्रथम प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम आक्रमणकारी कौन था, फटाफट से आप बताएंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। और इसको बनवाया किसने था? अनंत बर्मन चोड़ ने बनवाया था। अनंत बर्मन चोड़ जो था ये पूर्वी गंगा राजवंश का पहला शासक था, पहला राजा था अनंत बर्मन चोड़, जिसने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध के राजा दाहिर किस युद्ध में मारा गया था? तो सिंध युद्ध जब हुआ था, सिंधु नदी किनारे युद्ध लड़ा गया था। और इसमें आक्रमण किया था 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसी युद्ध में मारा गया था सिंध का राजा जो दाहिर था, बड़ा मतलब वीर था। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, देखेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ, बताएं। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत के प्रारंभ की बात की तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। 16 जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत शुरू होता है। क्योंकि 16 जुलाई 622 वह डेट है जिस डेट को मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ करके मदीना प्रस्थान जब करते हैं, इसी डेट को 16 जुलाई को 622 ईस्वी में, उसी दिन से हिजरी संवत प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? बताएं। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग है भाई? देखिए 8 तरंग। तरंग माने होता है अध्याय, भाग। तो 8 भाग हैं कल्हड़ की राज तरंगड़ी में, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। और कुल मिलाकर के कल्हड़ की राज तरंगड़ी में 7826 संस्कृत के श्लोक हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? फटाफट से आप बताएंगे। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? देखें, किसने स्थापित किया था भैया? ब्राह्मण वजीर था एक कल्लर, उन्होंने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट द्वितीय, सॉरी नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। बिल्कुल ठीक है। नागभट्ट, आई आई मैंने यहाँ पर प्रथम गलत लिख गया। नागभट्ट प्रथम, नाग भट्ट कर लेंगे यहाँ पर, नागभट्ट प्रथम इसका। तो पहले का चौथा इसमें होगा। पहले का चौथा देखिए कहाँ 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 पर आपको दिख रहा है। पहले का चौथा आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है बी। तो ये आपका पहला और दूसरा तो मतलब चौथा वैसे गलत होगा। अब देखिए, उत्पल राजवंश द्वितीय
या उत्पल राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो उत्पल राजवंश की स्थापना जो करी थी वो करी थी किसने भाई? वो करी थी अवंती वर्मन ने। किसने करी थी? अवंती वर्मन ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो देखिए चौथे मतलब उसका दूसरा कौन सा होगा? दूसरे का दूसरा किस में दिया गया है? इसमें नहीं दिया गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वैसे आप देख ले कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम, और उत्पल राजवंश द्वितीय मतलब अवंती वर्मन ने किया था। कारकोट राजवंश के संस्थापक कौन है? कारकोट के हैं दुर्लभ वर्धन। लोहार राजवंश के हैं संग्राम राज। तो आपका ये करियर हो गया। देखिए चौथे का आपका पहला अगर इसमें दिख रहा है, चौथे का पहला दिख रहा है, तीसरे का तीसरा और दूसरे का दूसरा, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजपूत काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? बताएं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन नहीं था राजपूत काल में? देखिए विक्रमशिला था, उदंतपुर था, फिर नालंदा भी था। माउंट आबू नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन किस शासक का समकालीन था? कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन किस शासक का समकालीन था? बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये शासक जो था, ये किसका जो था समकालीन? हर्षवर्धन का समकालीन था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्पल वंश की स्थापना किस शासक ने करी थी? उत्पल वंश की स्थापना करी थी अवंती वर्मन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाए। कब करी थी अवंती वर्मन ने? 855 ईस्वी में अवंती वर्मन ने उत्पल राजवंश की स्थापना करी और गद्दी पर बैठा 855 में। 883 ईस्वी तक इसने शासन किया अवंती वर्मन ने उत्पल राजवंश पर। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किस सन में करी थी? तो 855 में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोहार वंश की स्थापना किस शासक ने करी थी? लोहार वंश की स्थापना करी थी संग्राम राज ने। ठीक है, कब करी थी आपसे पूछेगा तो आप बताओगे 1003 में करी थी। ठीक है, और कब तक शासन किया था इसने? 1320 तक गद्दी पर बैठा था संग्राम राज, लोहार वंश की गद्दी पर बैठा प्रथम शासक था। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किस सन में करी थी? तो 1003, ऑप्शन में डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहार वंश का शासक हर्ष के किस नाम से सुशोभित किया गया था? बताएं। तो लोहार का शासक जो था वो कश्मीर का हीरो, मतलब कश्मीर का नीरो कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर के कारकोट राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। बताएं, किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल एवं राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित करके कन्नौज का राजधानी अपनी बनाई थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, राज तरंगड़ी के लेखक तो कल्हड़ है, बिल्कुल ठीक बात है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया, बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित कर कन्नौज का मतलब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? फटाफट से आप बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसने किया था ऐसा? मिहिर भोज ने करा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज का शासन की बात की जाए तो 836 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं मिहिर भोज। ठीक है, और 885 तक शासन करते हैं मिहिर भोज। बड़े प्रतापी शासक हैं प्रतिहार वंश के। अच्छा, महेंद्रपाल प्रथम भी प्रतिहार वंश के शासक हैं। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय भी प्रतिहार वंश के शासक हैं। वत्सराज भी प्रतिहार वंश के शासक हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। वत्सराज के पिताजी का नाम था देवराज। ठीक है, 775 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन किया वत्सराज ने। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। और नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 तक शासन करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महेंद्रपाल प्रथम किसका पुत्र था? तो महेंद्रपाल प्रथम जो था वो मिहिर भोज का पुत्र था, और 885 में गद्दी पर बैठता है ये। ठीक है, मिहिर भोज के बाद में, और 910 ईस्वी तक शासन करता है महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार वंश की गद्दी पर। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि बाराह की उपाधि धारण करी थी? तो आदि बाराह की उपाधि किसने धारण करी थी? मिहिर भोज ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? बताएंगे फटाफट से। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त करके कन्नौज पर अपना आधिपत्य किया था? चक्रायुध को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था? तो वत्सराज का उत्तराधिकारी था नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक वत्सराज गद्दी पर कब बैठा, बताएंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक वत्सराज जो गद्दी पर बैठा था, वो बैठा था 783 ईस्वी में। और कहीं कहीं पर आपको 775 मिलेगा, लेकिन 783 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था, फटाफट से आप बताएंगे। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था भैया, दंती दुर्ग ने पराजित किया था। दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। 735 में स्थापना करता है राष्ट्रकूट वंश की, और 756 तक शासन करता है ये दंती दुर्ग, ठीक है। नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था दंती दुर्ग ने, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम कहाँ का शासक था। नागभट्ट प्रथम जो था मालवा का शासक था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। तो अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश की अगर बात की तो प्रतिहार राजवंश माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, तो इसी को राजपूत काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर के पुकारा। तो वो था कौन, अल मसूदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है प्रश्न। आगे देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता नागभट्ट, नागभट्ट के बाद में शासक बनता है वत्सराज, वत्सराज के बाद में आता है नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद में बैठता है गद्दी पर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद में आता है महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के बाद में आता है महीपाल, महीपाल के बाद में आता है राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में आता है यशपाल, और यशपाल जो है यही अंतिम शासक होता है। 1036 ईस्वी में इसका शासन समाप्त हो जाता है। क्लियर। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का कब समाप्त हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार वंश 1036 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल की हत्या कर दी थी, बताएं। तो गंगदेव ने करी थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगदेव चंदेल वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल की हत्या कर दी 1036 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत में आया था, बताएं। बगदाद निवासी अल मसूदी जो था वो महिपाल के समय में भारत में आया था, ठीक है। महेंद्रपाल के बाद में महिपाल शासक बनते और महिपाल के समय में ही ये आया था भारत में, ठीक है। कौन, बगदाद का निवासी था, अल मसूदी यात्री था। तो किसके शासनकाल में आया था भैया, महिपाल के, महिपाल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल रामायण और कर्पूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया। कर्पूर मंजरी के लेखक आप बताएंगे राजशेखर, आपसे पूछे बाल रामायण के रचयिता आप बताएंगे राजशेखर। तो राजशेखर के द्वारा लिखी गई ये दोनों पुस्तकें, बाल रामायण और कर्पूर मंजरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था, बताएं। धर्मपाल को, इंदिरायुध को, चक्रायुध को, या देवपाल को। तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने जो पराजित किया था वो पराजित किया था पाल नरेश धर्मपाल को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताएंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि अच्छा यही प्रश्न आपसे दोबारा बदल करके पूछ लिया जाएगा कि प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था। तो प्रतिहार वंश का प्रथम शासक भी नागभट्ट प्रथम है, और प्रतिहार वंश का संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को किस स्थान पर हराया था, तो मुंगेर में हराया था, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर जो थे किसके गुरु थे, तो महेंद्रपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु हैं राजशेखर, जो कि कर्पूर मंजरी और बाल रामायण जैसी पुस्तकों को लिखा उन्होंने। काव्य मीमांसा भी उनकी ही रचना है राजशेखर की, ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके। तो ये सब प्रश्न कई बार घुमा फिरा करके आपसे पूछेगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप बताओगे मिहिर भोज जो था वो महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था। कौन, मिहिर भोज। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी, सॉरी, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन था, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप बताओगे मिहिर भोज का उत्तराधिकारी जो था वो महेंद्रपाल था। क्लियर, ध्यान रखेंगे।
महेंद्रपाल किसका पुत्र था? तो मिहिर भोज का पुत्र था, यानी कि मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन था आपसे पूछेगा, तो था महेंद्रपाल। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेगा प्रतिहार शासक महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था, किसका उत्तराधिकारी था? तो मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था, यानी मिहिर भोज का पुत्र था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण करी थी? तो प्रभास की उपाधि किसने धारण करी थी भैया? महेंद्रपाल ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? जगनिक है नहीं, मेरतुंग भी नहीं, पद्मगुप्त नहीं, राजशेखर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने आदि बराह की उपाधि धारण करी थी? तो मैंने इसको बताया भी, आदि बराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण करी थी। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रसिद्ध कश्मीरी कवि बिल्हड़ किसकी राजसभा में रहा करते थे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जो बिल्हड़ हैं, ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहा करते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? प्रतिहार राजवंश के शासक थे। ये सब प्रश्न आपसे ऐसे घुमा फिरा करके पूछेगा। तो तमाम प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें हम चर्चा करेंगे AAC 200 मतलब कि 200 कह रहा हूँ, हाँ 202 के बारे में। ठीक है, AAC 202 वाला पोर्शन। ठीक है, तो उसमें आपका मैं क्लियर कर दूंगा, जो आपका पाल वंश से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है, यानी कि सल्तनत काल तक, उसको मैं पूरा कवर करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और आपको बता दूं, ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका माइनर में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, इन सभी में जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा माइनर की होने वाली है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है मेजर में भी, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।